पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने भारत में समाजवादी विचारधारा के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के विचारों का अध्ययन किया। और जैसा कि हम लोग अब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा का भारत में बड़े प्रभावी तरीके से आगमन हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कि 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा भारत में आई और उसने भारत के संपूर्ण जीवन के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डाला, उसी प्रकार से 20वीं शताब्दी में सोशलिज़म की विचारधारा और उसी का एक स्वरूप कम्युनिज़म यानी साम्यवाद ये भी भारत में आए और इन विचारधाराओं ने भी भारत को गहराई से प्रभावित किया। भारतीय समाजवाद के 3 मुख्य प्रतिपादक रहे। उसमें से जयप्रकाश नारायण के विचारों का अध्ययन हम पिछली बार कर चुके हैं। अब जो 2 अन्य विचारक हैं, एक आचार्य नरेंद्र देव और दूसरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके विचारों का इस व्याख्यान में हम लोग अध्ययन करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म 1889 में हुआ और 1956 में उनका देहांत हुआ। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व था। वे एक समाजवादी विचारक तो थे ही, साथ साथ वो एक प्रखर राष्ट्रवादी भी थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त वो एक उच्च कोटि के विद्वान थे, ख़ास तौर से बौद्ध दर्शन के वे बहुत बड़े विद्वान थे। पाश्चात्य दार्शनिक परंपराओं का भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, विशेष रूप से मार्क्सवाद का, और मार्क्सवाद से वो प्रभावित भी थे। तो इस प्रकार से जो उनकी समाजवादी विचारधारा है, जिसको कि हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज़म कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, तो उस डेमोक्रेटिक सोशलिज़म की संरचना 3 धाराओं से होती है, जहाँ तक आचार्य नरेंद्र देव का प्रश्न है। एक तो उनके ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव है, लेकिन उनके ऊपर गांधीवाद का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और क्योंकि वो बौद्ध धर्म दर्शन के बहुत अच्छे अध्येता थे और बड़े लंबे समय तक उन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन किया और उसके ऊपर एक बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ का लेखन भी किया, तो इसलिए बौद्ध धर्म दर्शन का भी उनके विचारों के ऊपर गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव का जो बौद्धिक विन्यास है वो 3 धाराओं से मिलके बनता है, मार्क्सवाद, गांधीवाद और बौद्ध धर्म दर्शन। और उनके समाजवाद को मार्क्सवाद ने भी स्वरूप प्रदान किया है, गांधीवाद ने भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बौद्ध धर्म दर्शन की मान्यताओं का भी उनके समाजवाद पर प्रभाव पड़ा है। आचार्य नरेंद्र देव एक उच्च कोटि के विद्वान तो थे ही, साथ साथ वो बहुत श्रेष्ठ भाषाविद भी थे, लिंग्विस्ट भी थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत, प्राकृत, पाली, फ्रेंच, अंग्रेज़ी इत्यादि अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार था। और जहाँ तक उनकी रचनाओं का प्रश्न है, तो समाजवादी चिंतन की दृष्टि से तो उनकी जो प्रमुख रचना है, जो कि उनके विभिन्न लेखों का संकलन है, उसका शीर्षक है सोशलिज्म एंड नेशनल रेवोल्यूशन, समाजवाद और राष्ट्रीय क्रांति। लेकिन उनका जो एक कालविजयी ग्रंथ है, जो कि बौद्ध धर्म दर्शन पर है, उसका नाम है अभिधर्म कोश, जो कि बौद्ध धर्म दर्शन का एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है।
आचार्य जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। प्रारंभ से ही वे इससे जुड़ गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था। तिलक और अरविंदो के विचारों का उनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव था। मार्क्स और गांधी और बौद्ध धर्म दर्शन से तो वे प्रभावित थे ही, तिलक और अरविंदो के चिंतन का भी उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। और इसके साथ साथ वे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 1934 में, उसके संस्थापकों में से वो एक थे। इस तरह से भारत में समाजवादी विचारधारा पर आधारित एक जो कांग्रेस के अंदर एक तरह से जो समूह था जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते थे, वे उसके भी संस्थापकों में से एक थे। और क्योंकि वो किसान आंदोलनों से भी बहुत गहराई से जुड़े थे, श्रमिकों और किसानों के आंदोलन से, तो उन्होंने किसान सभा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के विभिन्न जो आंदोलन के जो विभिन्न चरण थे उसमें तो वो भाग ले ही रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो भी समाजवादी कांग्रेस के अंदर थे, चाहे वो जयप्रकाश जी हों, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हों, चाहे नरेंद्र देव हों, इन सब का कांग्रेस की रीति नीति से काफ़ी मतभेद हो गया। और इसलिए आचार्य नरेंद्र देव ने भी 1948 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लोहिया जी ने भी छोड़ी, जयप्रकाश नारायण भी उससे बाहर आ गए। और उस समय एक समाजवादी विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दल जिसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, पीएसपी, उसकी स्थापना की गई। और नरेंद्र देव फिर पीएसपी के साथ जुड़े रहे। अब जहाँ तक उनके समाजवादी चिंतन का प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं। और ये जो उनका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये इसमें मार्क्स के द्वंद्ववाद का, उसकी इतिहास की व्याख्या का और उसके वर्ग के सिद्धांत का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। गांधी दर्शन में जो सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और बौद्ध दर्शन में जो जीवन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देने की मान्यता का प्रतिपादन किया गया, इन बातों का भी उनके समाजवादी चिंतन पर गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो भी उनका सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वो मार्क्सिज्म, गांधीज़म और बौद्ध धर्म दर्शन का एक ब्लेंड है, उसका एक मिश्रण है। ऐसा उनका अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि वे मार्क्स से प्रभावित तो थे, लेकिन वो कोई ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट नहीं थे। कोई रूढ़ी मतलब मार्क्सवाद को बिल्कुल यूँ का त्यों स्वीकार करने वाले भी नहीं थे। He was not an orthodox Marxist. वो डॉगमेटिक नहीं थे मार्क्सिज्म की अपनी व्याख्या है, अपनी समझ के संदर्भ में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मार्क्स जो है वो एक मानवतावादी विचारक है, एक ह्यूमनिस्ट थिंकर है। ये बात मार्क्स के समय उस समय कही जा रही थी, जो मार्क्स की जो प्रारंभिक रचनाएं प्रकाशित हुई थीं, जैसे कि इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट नाम की रचना जो उस समय सामने आई थी, उसके बाद से मार्क्सवादियों के एक वर्ग ने मार्क्स की एक नई व्याख्या प्रारंभ की थी और मार्क्स को एक मेटेरियलिस्ट न कहकर उसको एक इकोनॉमिस्ट ना कहकर उसको एक ह्यूमनिस्ट कहना शुरू किया था। कि मार्क्स के इस पुस्तक का अगर हम अध्ययन करें, इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट का, तो हमें मार्क्स में जो समाज का शोषित वर्ग है उसके प्रति एक बड़ी चिंता और उसके प्रति एक बड़ी सहानुभूति
और शोषकों के प्रति अत्यंत क्रोध दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मार्क्स में एक मूलतः वो एक ह्यूमनिस्ट था, ऐसा आचार्य नरेंद्र देव भी मानते थे। और वो साथ साथ वो ये मानते थे कि सीमित अर्थ में जो उसका डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, उसका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसका महत्व है सीमित अर्थ में, लेकिन पूरी तरह से जो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का सिद्धांत है उसको वो स्वीकार नहीं करते, कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि गांधी दर्शन और बौद्ध दर्शन का उनके ऊपर जो प्रभाव था और इन दर्शनों में जो अध्यात्म की महती शक्ति का जो प्रतिपादन किया गया है, तो उसके चलते वे डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को ज्यों का त्यों तो स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका ये ज़रूर था कि सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को कुछ अंश तक समझने में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति सहायक है, क्योंकि हमारे समाज की रचना में भौतिक कारकों की भूमिका होती है। जो मटेरियल या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वे हमारे समाज की रचना में, उसके संचालन में, उसकी दिशा का निर्धारण करने में, उसको श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ बनाने में उनकी भूमिका होती है। तो इसलिए जो मटेरियल फोर्सेस होती हैं, दे प्ले ए रोल इन शेपिंग ऑफ द सोसाइटी, ऐसा वो मानते थे। लेकिन और साथ साथ वो ये भी मानते थे मार्क्स की तरह कि जो वर्किंग क्लास है उसका शोषण हो रहा है पूंजीवाद में, भयावह तरीके से शोषण हो रहा है, उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनकी बड़ी दुर्गति है, और वे इसके लिए उन्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा अगर उनको अपनी दुर्दशा से मुक्ति पानी है और पूंजीवाद का अगर उन्हें अंत करना है तो उन्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूंजीवाद तो मूलतः एक शोषणकारी व्यवस्था है, इसेंशियली एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। तो इसलिए यहाँ तक तो वो मार्क्स की मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन मार्क्स से उनके महत्वपूर्ण मतभेद भी थे। जैसे उदाहरण के तौर से उन्होंने मार्क्स की तरह ये नहीं माना कि केवल भौतिक कारक ही इतिहास की दिशा को या समाज की दिशा का निर्धारण करते हैं। जो मार्क्स का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत है या जो मार्क्स की मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, उसको वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं मैटर का, मटेरियल फोर्सेस का योगदान होता है इतिहास की दिशा को निर्धारित करने में, समाज के स्वरूप को निर्धारित करने में, लेकिन केवल और केवल वही कारक नहीं होते इतिहास और समाज के स्वरूप को निर्धारित करने में। कॉन्शियसनेस, चेतना, ये भी समाज को दिशा देने में और इतिहास को, ये दिशा को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मार्क्स ने कॉन्शियसनेस को सेकेंडरी माना और मेटेरियलिस्ट फोर्सेस को प्राइमरी माना। नरेंद्र देव ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, मेटेरियलिस्ट दोनों चीज़ें, अब कभी कोई कम कभी कोई ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन दोनों फोर्सेस इतिहास को और समाज को दिशा देती हैं। इसलिए वो ये मानते हैं कि इस इतिहास में जो भी बदलाव होते हैं उसमें बहुत सारे कारक काम करते हैं। कोई एक या दो कारकों से इतिहास नहीं बदलता, बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस, मल्टीपल फैक्टर्स इतिहास को बदलने में भूमिका निभाते हैं, और इसी तरह से समाज को भी। तो इसलिए वो ये नहीं मानते कि कोई एक वन और ओनली कोई फैक्टर है जो कि इतिहास को पूरी तरह निर्धारित करता है, ऐसा वो नहीं मानते। तो एक तो वो मार्क्स की इस धारणा से सहमत नहीं और मानते हैं कि बहुत सारे कारक होते हैं, और फिर जो चेतना है, मनुष्य जो है, सो सबसे बड़ा कारण होता है मनुष्य, क्योंकि वो एक चेतनावान, बुद्धिवान प्राणी है। वो इतिहास की धारा को, समाज की दिशा को बदलने की बहुत शक्ति रखता है। चेतना जो है वो
भौतिक कारकों से ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और ऐसे इतिहास में दौर आए हैं कि किसी एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने बिल्कुल इतिहास की धारा को ही बदल डाला, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने यूरोप का पूरा इतिहास ही बदल दिया। तो इसलिए वो कहता है कि जो ह्यूमन एजेंट होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली भूमिका इतिहास के निर्माण में निभाता है। मटेरियल फोर्सेस होती हैं लेकिन वो इतनी डिसाइसिव नहीं होती, इतनी निर्णायक नहीं होती। दूसरी बात वो कहता है कि वो कहते हैं आचार्य जी की भाई वर्किंग क्लास जो है, श्रमिकों की भूमिका होती है शोषण से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों का अगर निराकरण करना है तो वर्किंग क्लास को, श्रमिकों को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ किसानों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि चीन में माओ ने या रूस में लेनिन ने किसानों को भी, पेजेंट्री को भी एक महत्वपूर्ण शक्ति माना पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में। तो उसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं कि भारत तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो बहुत बड़ी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि करता है और कृषि के क्षेत्र में उनका शोषण हो रहा है, सरकार के द्वारा भी, जमींदारों के द्वारा भी। तो इसलिए यहाँ तो वर्किंग क्लास को तो शोषण के विरुद्ध लड़ना ही है, साथ साथ किसानों को भी जो शोषण उन जो हो रहा है उसमें उनको किसानों का भी साथ लेना होगा। और साथ साथ फिर वो मानते हैं कि जो इंटेलिजेंसिया है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी संघर्ष में या उसको दिशा देने में। और हम लोग जानते हैं कि लेनिन वगैरह ने इसको माना था कि जो पार्टी और जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बड़े परिवर्तन को लाने में। तो इसी तरह से नरेंद्र देव भी मानते हैं कि जो इंटेलिजेंसिया है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी अगर भारत में जो शोषण व्याप्त है, न केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बल्कि जो भारत में जो पूंजीपति हैं, जो जमींदार हैं, वे भी उस काम में ब्रिटिश एम्पायर की मदद कर रहे हैं। तो अगर इन सब के खिलाफ आपको संघर्ष करना है तो वर्किंग क्लास और पीजेंट्री और इंटेलिजेंसिया, इन सब वो मिल के काम करना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। जबकि आप जानते हैं कि मार्क्स ने तो केवल और केवल वर्किंग क्लास को ही माना है कि उसी के प्रयास से पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होगा। तीसरी बात जो एक बड़ा अंतर है कि मार्क्स तो वायलेंट रेवोल्यूशन का पक्षधर है सामाजिक परिवर्तन में, कि बिना हिंसक क्रांति के सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र देव तो गांधीवादी थे और गांधी जी तो हिंसा और क्रांति के बिल्कुल विरोधी थे। वे तो ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने में भी उन्होंने हिंसा और क्रांति का प्रयोग नहीं किया, सत्याग्रह की पद्धति अपनाई। तो जैसे गांधी जी नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करते थे, नॉन वायलेंट स्ट्रगल की बात करते थे, उसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव भी मानते हैं कि हिंसा से कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होते, बल्कि हिंसा से समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाती है। और जो भी परिवर्तन कोई कभी हो भी जाए तो वो ज़्यादा समय तक चलता नहीं, वो परिवर्तन टिकाऊ नहीं होता। अगर परिवर्तन करना है तो लोगों को समझाना बुझाना भी पड़ेगा, कहीं कहीं हमें सत्याग्रह भी करना पड़ेगा, कहीं कहीं अपने को कष्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो सब सत्याग्रह की जो पद्धति है, जिसके विभिन्न स्वरूप हैं, उसको वो मानते थे कि जो एक्सप्लॉइटेशन है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल, अगर हमें उससे लड़ना है तो फिर उसके लिए सत्याग्रह की पद्धति ही उचित पद्धति है,
ऐसा वो मानते हैं। और फिर वो ये भी मानते हैं, जो कि कभी कभी हम लोग मार्क्स को भी उसी तरह से मार्क्स की व्याख्या भी करते हैं, लेकिन जिसको आचार्य नरेंद्र देव ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि सोशलिज्म केवल एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि सोशलिज्म जो है वो एक कल्चरल मूवमेंट है। केवल आर्थिक संरचना को बदल देने से कोई बड़े परिवर्तन समाज में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आर्थिक संरचना में बदलाव ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जैसा कि वो कहते हैं कि सोशलिज्म जो है वो चित्त की खेती है। अपने अंदर से जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, जो दुर्गुण, जो विकार, जो कि हमको शोषण करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे भी हमें लड़ना है। केवल हमें कैपिटलिज्म से नहीं लड़ना है, केवल हमको जो एक्सटर्नल एनिमी है उससे नहीं लड़ना है, बल्कि अपना परिष्कार भी करना है कि हम हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार से जो लोभ है, लालच है, जो संग्रह की, अनावश्यक संग्रह की वृत्ति है, जिसके कारण वो दूसरों का शोषण करता है, उनका उत्पीड़न करता है, तो पहले तो अपने चित्त का परिष्कार करना है। इसलिए समाजवाद चित्त की खेती है, और उसके बाद फिर बाहर की जो एक्सटर्नल एनिमी है उससे भी आपको लड़ना है। तो इसलिए उनके लिए जो सोशलिज्म है वो एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, एक सांस्कृतिक परिवर्तन का नाम है, कि सोशलिज्म बाहर परिवर्तन करने से नहीं आएगा, बल्कि सोशलिज्म के लिए मनुष्य को अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी एक नए प्रकार के मनुष्य को गढ़ना पड़ेगा, जिसकी उत्पीड़न में, शोषण में, जो उससे जो दूर हो, और जो न्याय में विश्वास रखता हो, साहचर्य में विश्वास रखता हो, जो चीज़ों को बांट के इस्तेमाल करने में या बांट के खाने में विश्वास रखता हो, जो संपत्ति के केंद्रीकरण के सिद्धांत को न मानता हो, बल्कि मानता हो कुछ जीवन के जो पदार्थ हैं वे सबके लिए सुलभ होने चाहिए, केवल मुझको ही उसके ऊपर एकाधिकार करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो जब तक मनोभाव नहीं बदलते, जब तक अंदर क्रांति नहीं होती, तब तक बाह्य परिवर्तनों से कोई बहुत दूर तक हम नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने मार्क्स, हम लोग जानते हैं कि मार्क्स ने इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन की कोई चर्चा नहीं की। उसका जो है, उसका मतलब है कि जो दुश्मन है वो बाहर है, पूंजीवाद, उसको हमको परास्त करना है, नष्ट करना है। लेकिन वहाँ कोई आंतरिक कोई विकार हैं, कोई दुर्गुण हैं जिनके कारण ये स्थितियाँ पैदा होती हैं, उसकी चर्चा मार्क्सवाद में नहीं। तो मार्क्स के लिए जो सोशलिज्म है वो एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है। नरेंद्र देव मानते हैं कि सोशलिज्म का एक पक्ष आर्थिक भी है, लेकिन वो मूलतः एक सांस्कृतिक आंदोलन है। वो एक तरह का आंतरिक परिवर्तन, एक सांस्कृतिक परिवर्तन की मांग करता है। अगर हमें वास्तव में और स्थायी रूप से एक न्यायपूर्ण और एक समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, अगर हमको एक जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए जो इनर चेंज है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि आउटर चेंजेस होते हैं। तो ये भी एक अंतर है उसका, उनका मार्क्सवाद से। और फिर मार्क्स तो डेमोक्रेसी को मानता नहीं, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि मार्क्स तो जो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट की बात करता है। वो तो डेमोक्रेसी को बोर्जुआ इंस्टीट्यूशन कहता है, पूंजीपतियों, पूंजीवादी संस्था कहता है लोकतंत्र को। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस में मार्क्स का कोई विश्वास नहीं था। कहता है ये सब पूंजीपतियों के हाथ के खिलौने जिनसे शोषण होता है वर्किंग क्लास का। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों को इंटरडिपेंडेंट मानते हैं, अंतर्निर्भर मानते हैं।
दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के द्वारा एक व्यक्ति की रचना करनी है और सोशलिज्म के द्वारा भी व्यक्ति और समाज की रचना करनी है। अगर हमें एक, जैसा कि वो कहते हैं, एक न्यू लाइफ मिशन लेके वो चले थे, एक नवीन प्रकार के समाज की रचना करनी है, तो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों का सम्मिलन आवश्यक। इसी तरीके से हम एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। तो इसलिए वो ये मानते थे कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, बिना डेमोक्रेसी के सोशलिज्म नहीं आ सकता और बिना सोशलिज्म के डेमोक्रेसी स्थायी नहीं हो सकती, हमारा कल्याण नहीं कर सकती। दोनों का संयोजन आवश्यक। और फिर वो उस समय जो भारत की परिस्थितियां थीं जिसमें कि सांप्रदायिक विद्वेष बहुत बढ़ रहा था, उस दौर में उन्होंने कहा कि भाई भारत को अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ना है और अपने समाज के अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है, शोषण के खिलाफ भी लड़ना है। लेकिन इसके लिए भारतवासियों में जब तक एकता का भाव नहीं होगा, जब तक नेशनल यूनिटी नहीं होगी, तब तक ना आप अंग्रेज़ों को परास्त कर सकते हैं, ना आप कैपिटलिज्म को परास्त कर सकते हैं। इसलिए वो नेशनल यूनिटी पर बहुत बल देते हैं और उनका जो नेशनलिज्म है वो सेक्युलर नेशनलिज्म है। यानी वो ये मानते हैं कि सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों, सभी वर्गों के लोग राष्ट्र भाव से प्रेरित होकर इस महायज्ञ में अपना योगदान करें। इसलिए वो एक प्रकार के, तो जो न्यू लाइफ मूवमेंट जिसकी वो बात करते थे, एक नवजीवन का संचार करना है भारत में, वो तभी हो सकता है जबकि भारत में एकता हो, राष्ट्रीय एकता हो और विभिन्न धर्मों और संप्रदायों और जातियों और वर्गों के लोग, सब लोग सामूहिक प्रयास करें। तो इसलिए वो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन उनका नेशनलिज्म तिलक या अरविंदो से भिन्न प्रकार का है। वो एक सेकुलर नेशनलिस्ट है और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो समाजवादी समाज बनेगा, वो समाजवादी समाज एक कॉमनवेल्थ ऑफ विलेजेस होगा, ग्रामों का एक राज्य होगा। यानी वो ये मानते हैं कि समाजवाद नीचे से सशक्त होना चाहिए, ये नहीं कि रूस और चीन की तरह ऊपर से आपने आरोपित कर दिया। आरोपित किया गया कोई भी तंत्र टिकाऊ नहीं होता। तो इसलिए वो कॉमनवेल्थ ऑफ विलेजेस की कल्पना करते हैं, जैसे कि गांधी जी करते थे। गांधीवाद से वो प्रभावित थे ही कि एक ऐसे ग्रामों का एक ऐसा विशाल तंत्र बने, ये ऐसे कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ जिसमें सब लोग एक दूसरे से सहयोग करें और जो शोषण रहित हो, पीड़न रहित हो, और जहाँ पर एक सोसाइटी जो बने उसमें आपस में कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी हो। और इस काम के लिए लोगों को शिक्षित किया जाए कि आपको किस दिशा में जाना है। और ख़ास तौर से क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषकों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो अगर शिक्षा की आवश्यकता है तो किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। उनको हम बताएं कि समाज, एक न्यायपूर्ण समाज की संरचना के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और जब इस प्रकार का भाव डिसेमिनेट होगा, फैलेगा, तो फिर सही अर्थ में वो समाजवाद आएगा। इसलिए वो जो समाजवाद में एक जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, जो कि हमको रूस और चीन और दूसरे समाजवादी देशों की व्यवस्थाओं में दिखाई पड़ी, उसको वो मानते थे कि वो तो बहुत घातक है। भारत जैसे देश में जो कितना विशाल है, इतना विविध है, इतनी समस्याएं हैं, वहाँ पर कोई भी नव निर्माण नीचे से शुरू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी से शुरू होगा। तो इस प्रकार के कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की वे परिकल्पना करते हैं, जिसमें ग्रामों की बहुत बड़ी भूमिका होगी,
क्योंकि भारत जो है वो तो गांव में ही रहता है। उस समय तो भारत गांव में ही रहता था, आज भी बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में ही रहता है। तो इसलिए जब तक ग्रामों में परिवर्तन नहीं होते, सार्थक परिवर्तन, और उसी के माध्यम से फिर धीरे धीरे ऊपर तक परिवर्तन होगा, तभी सही अर्थ में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की स्थापना होगी। तो ये आचार्य नरेंद्र देव के मुख्य विचार थे। वो एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे। काशी विद्यापीठ में वो बहुत समय तक आचार्य रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। तो न केवल एक बहुत बड़े विचारक थे, विद्वान थे, बल्कि वो भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं, इस यहाँ की सामाजिक संरचना, यहाँ की आर्थिक समस्याएं, यहाँ के राजनीतिक प्रश्न, उनसे भी भली भांति अवगत थे। और इसलिए वो किसी यूटोपिया को भारत में लादना नहीं चाहते थे। नवनिर्माण के नाम पर वो किसी यूटोपिया को भारत के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते थे, बल्कि भारत की स्थितियों को समझते हुए कौन सा मार्ग उचित है और उस मार्ग में हम कहाँ कहाँ से श्रेष्ठ तत्वों को ले सकते हैं, इसके आधार पर उन्होंने चिंतन किया और यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार की दृष्टि हमें राम मनोहर लोहिया में भी दिखाई पड़ती है, जिनका अब हम अध्ययन करेंगे। लोहिया भी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की बहुत अच्छी समझ थी। एक रूरल बैकग्राउंड से थे, गांव से आए थे, तो इसलिए वो डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत को वो बहुत अच्छे तरह से जानते थे। और इस प्रकार के समाज में हम किन विचारों को किस प्रकार अंगीकार करें समाज के नवनिर्माण में, इसके विषय में राम मनोहर लोहिया ने भी बड़े सुंदर सूत्र प्रदान किए। तो लोहिया जो है वो एक अन्य महत्वपूर्ण समाजवादी विचारक हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वो भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही मानते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार को ही वो स्वीकार करते हैं। उनका जन्म 1910 में हुआ और 1967 में उनका देहांत हो गया। इसलिए आज से उनका बहुत ही संक्षिप्त जीवन था। 57 वर्ष की अवस्था केवल उनको मिली। उत्तर प्रदेश में अकबरपुर में, फैज़ाबाद के पास, अयोध्या के पास एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और उनके साथ वे गांधी जी की सभाओं में जाते थे, उनके विचारों को सुनते थे, जिनका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। शिक्षा दीक्षा के लिए वो जर्मनी गए और वहाँ पर बर्लिन में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और जो उनके शोध का विषय था वो उस समय जो नमक कानून था, उसके विभिन्न पक्षों पर उन्होंने शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था, जिसके ऊपर उनको पीएचडी की उपाधि मिली। 1934 में वो जर्मनी से भारत वापस आए और वे तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में आते ही वे कूद पड़े और पहले भी राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और 1934 के बाद वे फिर से बड़े सक्रिय हो गए राष्ट्रीय आंदोलन में। उसी समय 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन रही थी, उसके निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जितने भी ये समाजवादी चिंतक थे, ये केवल थ्योरिटिशियन नहीं थे, ये लोग बड़े सक्रिय लोग थे, जिसको आजकल हम लोग एक्टिविस्ट भी थे। और इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में जब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया, तो जो ज़मीन पर जो आंदोलन चल रहा था उसको और ये लोग तो उस समय बड़े नवयुवक थे, उसको इन लोगों ने उसको लीडरशिप दी। और जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उस दौरान हुई, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उसमें जयप्रकाश नारायण ने भी भाग लिया, राम मनोहर लोहिया ने भी भाग लिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लेने में भी संकोच नहीं किया। तो लोहिया जी भी उसमें सक्रिय रूप से शामिल थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी से उनके मतभेद हुए, सभी समाजवादियों के मतभेद हो गए और उन सब लोगों ने 1948 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसमें लोहिया जी शामिल हुए, उसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसके वो प्रेसिडेंट हुए, अध्यक्ष बने। डॉक्टर लोहिया की एक सबसे महत्वपूर्ण उनका जो पक्ष है वो हिंदी के प्रति उनका अपार अगाध प्रेम है। और वो ये मानते थे कि भारत में हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अंग्रेज़ी के विरोधी थे। ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज़ी पढ़ने में नुकसान था, बल्कि वो मानते थे कि जो अंग्रेज़ी भाषा है वो आधिपत्य की भाषा है। इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ डोमिनेशन। इसमें जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो फिर हम आम जनता से कटते चले जाते हैं और जो शोषक वर्ग है यानी जो डोमिनेंट क्लास है उसमें फिर हम चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम जनता के साथ अपने को जोड़ें। तो इसलिए वे हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए कई बार आंदोलन भी किए। और फिर उन्होंने गोवा के मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया था। गोवा जो कि उस समय पुर्तगाल के नियंत्रण में था, पुर्तगाल की कॉलोनी था, तो उसको मुक्त कराने के लिए गोवा में जो मुक्ति संघर्ष चल रहा था, लोहिया जी ने उसमें भी भाग लिया था। लोकसभा के सदस्य भी वो निर्वाचित हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1967 में उनका देहांत हो गया। लोहिया जी बहुत बड़े विद्वान, विचारक और लेखक थे और उनकी बहुत सारी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, जैसे मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये उनकी एक बड़ी प्रतिष्ठित रचना है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र, ये उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। फिर उन्होंने धार्मिक प्रतीकों पर भी निबंध लेखन किया। बहुत सारे निबंध हैं, जैसे उनका राम, कृष्ण और शिव, ये निबंध बहुत चर्चित है, प्रसिद्ध है। फिर उनकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, ये भी उनकी महत्वपूर्ण रचना। अब जहाँ तक उनके विचारों का संबंध है, तो उनका एक सिद्धांत है जिसको थियरी ऑफ इक्वल इररेलेवेंस कहते हैं। समान रूप से अप्रासंगिकता का सिद्धांत, थियरी ऑफ इक्वल इररेलेवेंस। वो कहते हैं कि क्योंकि उस समय संसार में दो प्रमुख विचारधाराएं थीं, दो मेन आइडियोलॉजीज थीं, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म। और धीरे धीरे दुनिया इन्हीं विचारधाराओं में विभक्त हो रही थी कि कुछ लोग मानते थे कि कैपिटलिज्म अच्छी प्रणाली है, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे पश्चिमी देश, लेकिन रूस और दूसरे कुछ देश मानते थे कि नहीं, सोशलिज्म सबसे अच्छी प्रणाली है। लोहिया ने, जैसा कि मैंने बताया कि लोहिया की दृष्टि तो भारत की परिस्थितियों पर थी कि एक प्राचीन संस्कृति है, एक विशाल देश है, बड़ी विविधता है, बड़ी डाइवर्सिटी है, इसकी बड़ी जटिल समस्याएं हैं। तो यहाँ इस देश के लिए कौन सा मार्ग उचित होगा, ये प्रश्न उनके सामने भी था। तो उन्होंने कहा कि ना तो भारत के लिए पूंजीवादी मार्ग उचित है और ना भारत के लिए समाजवादी मार्ग उचित है। दोनों समान रूप से भारत के लिए अप्रासंगिक हैं, इररेलेवेंट। इसलिए कहते हैं कि थियरी ऑफ इक्वल इररेलेवेंस।
भारत को अपना मार्ग स्वयं तय करना पड़ेगा, अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर, अपनी परिस्थितियों के ऊपर विचार करके। और वो मार्ग क्या होगा कि भारत थोड़ा बहुत बाहरी अनुभव से भी सीखे, दूसरे देशों के अनुभव से सीखे, लेकिन साथ साथ अपने स्रोतों से भी वो अपना मार्ग तलाश करे। तो इसलिए उन्होंने जिस सोशलिज़म की या जिस डेमोक्रेटिक सोशलिज़म की जो बात की कि भारत के लिए ये मार्ग है लोकतांत्रिक समाजवाद का, उस लोकतांत्रिक समाजवाद में 3 बातें हैं। एक तो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद का उनके ऊपर प्रभाव है। गांधीवाद का काफ़ी गहरा प्रभाव है लोहिया के ऊपर। और साथ साथ उस समय की भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां थीं, उनके ऊपर भी वो निरंतर चिंतन करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें इन तीनों के सामंजस्य से अपने लिए कोई मार्ग तलाश करना है। और वो जो भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मार्ग उन्होंने माना कि वो उचित है भारत के लिए, उसमें इन तीनों से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हुए एक रास्ता बनाने की उन्होंने चेष्टा की। और इसी को उन्होंने न्यू सोशलिज्म कहा कि भाई ये भारत में वो जो ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म है यूरोप वाला, वो काम नहीं करेगा। भारत को समाजवाद की आवश्यकता है एक सीमा तक, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म नहीं। वो जो कम्युनिज्म रूस में और चीन में और दुनिया के देशों में दिखाई पड़ रहा है, वो हमारे यहाँ काम नहीं करने वाला। इसलिए हमें सोशलिज्म, एक नए प्रकार के सोशलिज्म को गढ़ना है, जिसको उन्होंने न्यू सोशलिज्म कहा। और इस विषय पर उन्होंने काफ़ी विस्तार से 1959 में कुछ सूत्र दिए कि ये न्यू सोशलिज्म क्या है। तो अब जहाँ तक उनके विचारों का संबंध है, तो वो मार्क्स से प्रभावित भी हैं, लेकिन मार्क्स के आलोचक भी हैं, दोनों बातें। वो मानते हैं कि जो इतिहास है वो साइक्लिकल होता है, चक्रीय होता है, लीनियर नहीं होता, सीधी रेखा में नहीं चलता इतिहास, बल्कि साइक्लिकल होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। मार्क्स ने भी माना है, अपनी डायलेक्टिकल जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें माना है कि उतार चढ़ाव से इतिहास की धारा चलती है। लेकिन मार्क्स ने माना कि बस एक ही कारक जो मेटीरियलिस्ट फोर्सेस हैं वो सब कुछ तय करती रहती हैं इतिहास में। इसको लोहिया नहीं मानते। नरेंद्र देव की तरह वो भी मानते हैं कि इतिहास की रचना में मानवीय चेतना की ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है बजाय भौतिक और आर्थिक कारकों के। तो जैसा कि नरेंद्र देव ने माना, या जैसा कि जयप्रकाश नारायण ने भी माना, वैसा लोहिया भी मानते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मटेरियल फोर्सेस से, जहाँ तक हिस्ट्री को शेप करने का सवाल है। दूसरा, वो कहते हैं कि मार्क्स से असहमत नहीं है कि वो नरेंद्र देव की तरह वो कहते हैं कि क्रांति से भारत जैसा देश नहीं बदल सकता। क्रांति करना हमारे स्वभाव में नहीं, हिंसा, रक्तपात ये हमारे स्वभाव में नहीं है। भारत एक आध्यात्मिक, धार्मिक देश रहा है। यहाँ जो परंपराएं रही हैं वे बड़ी सुदृढ़ रही हैं, उनके माध्यम से हम हज़ारों साल से आगे बढ़ते रहे हैं। जहाँ कहीं कोई दोष होता है तो उसको हम सहज तरीके से, धीरे से उसको हल कर लेते हैं। भारत में कभी हिंसा और रक्तपात के द्वारा बड़े सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं हुए। तो इसलिए वो मानते हैं कि इस मामले में जो गांधी जी मार्ग दिखा रहे हैं वही भारतीय मार्ग होगा कि सत्याग्रह के द्वारा हम जो कुछ भी हमें परिवर्तन करना है भारत में, उसको करने का कार्य करें। फिर वो भी गांधी जी से प्रभावित थे, तो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ी भूमिका मानते थे भारत की आर्थिक, सामाजिक पुनर्रचना में। जो बड़े हैवी इंडस्ट्री के वो कोई बहुत पक्षधर नहीं थे। यदा कदा कभी कहीं कोई आवश्यकता है विकास की प्रक्रिया में, तो वो कहते थे कि भाई आप कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से तो आपको स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा भारत की, क्योंकि यही हमारी विरासत भी है, और इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में और जो इतना साधन संपन्न भी है, वहाँ पर इसी तरीके से हमें अपना आर्थिक, सामाजिक
विकास करना चाहिए। तो वो मानते थे कि कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल मशीन, बड़े पैमाने पर मशीनीकरण जो उस समय हो रहा था, लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, उसके वो विरोधी थे कि इतना लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन जो यूरोप की नकल करके हम करना चाहते हैं, इसके लिए बड़े हैवी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इससे तो भारत में बड़ी बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। तो जो और मैकेनाइजेशन से समाज का डीह्यूमनाइजेशन होता है, अमानवीकरण होता है, मशीन ही हमारे लिए ईश्वर बन जाती है और जो मानवीय भाव हैं वो धीरे धीरे उनका ह्रास होने लगता है। तो इसलिए गांधी की तरह वो कहते हैं कि मशीन जो है वो एक नेसेसरी इविल की तौर से इस्तेमाल करना चाहिए, कि जहाँ बहुत आवश्यकता है वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री या हैवी मशीन का हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाकी तो जो स्मॉल मशीन्स हैं, जो हमारे यहाँ परंपरागत तरीके रहे हैं उत्पादन के, निर्माण के, वे हमारे लिए ज़्यादा उचित हैं, ज़्यादा कारगर हैं। और फिर डिसेंट्रलाइजेशन के, विकेंद्रीकरण के सभी भारतीय समाजवादी पक्षधर हैं वो भी हैं, और उन्होंने तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं चौखंबा राज्य, 4 पिलर स्टेट, कि हमें कैसे भारतीय राज्य की रचना करनी है जिसके 4 पिलर हो, ग्राम हो, मंडल हो, प्रदेश हो और उसके ऊपर केंद्र सरकार हो यानी देश हो। और ये नीचे ज़्यादा शक्ति हो और ऊपर शक्ति कम हो, नीचे ज़्यादा दायित्व हो, ऊपर दायित्व कम होते जाए। ये जो गांधी जी ने जिस प्रकार के विकेंद्रित कृत राज्य की परिकल्पना की, उससे ये सभी समाजवादी प्रभावित हैं और वो भी मानते हैं कि अगर हमें भारत में एक श्रेष्ठ समाज की, एक न्यायपूर्ण समाज की रचना करनी है तो इस चौखंबा राज्य के मॉडल के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने चौखंबा राज्य के विचार का प्रतिपादन किया। भूमि सुधारों का बहुत वो प्रतिपादन करते थे, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, कृषकों की स्थिति बहुत ख़राब है और उसके कारण जो लैंड लॉज हैं, जो लैंड रेवेन्यू के से जुड़ी चीज़ें हैं, वे उसका कारण है। इसलिए हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स करने की बहुत आवश्यकता है। एक अन्य जो विचार लोहिया जी ने दिया वो कास्ट और क्लास का जो द्वंद्व है भारत में दिखाई पड़ता है, उसके ऊपर भी उन्होंने विचार किया। वो कहते हैं कि भारत का जो समाज है, परंपरागत समाज, वो तो कास्ट के ऊपर आधारित है, जाति के ऊपर आधारित है, 4 वर्ण और फिर सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं, सबके अपने अपने दायित्व, और ये हमारे यहाँ हज़ारों साल से चलता आया है। वो कास्ट सिस्टम जो है अब बड़ा दूषित हो चुका है, उसमें बहुत सारे दोष आ चुके हैं। उन दोषों के कारण भारत का समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें सभी का नुकसान हो रहा है। यूरोप से वर्ग का सिद्धांत आया है, मार्क्स तो वर्ग के सिद्धांत का पक्षधर है, क्लास का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब हम अपने को कास्ट वाले सिस्टम से मुक्त करके क्लास के सिस्टम में अपने को ढालने का प्रयास करें। और जब हम क्लास के हिसाब से, वर्ग के आधार पर भारत के समाज की रचना करेंगे तो जो पुराने जाति व्यवस्था के दोष हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि दिक्कत ये है कि इन दोनों के बीच निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। कास्ट के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्लास के स्ट्रक्चर को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब क्लास का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर फिर से कास्ट पैदा हो जाती है। तो ये जो स्थिति है कि कास्ट और क्लास के बीच एक जो संबंध इस तरह के हैं कि कास्ट के दोषों का निराकरण करने के लिए क्लास आता है और फिर क्लास खुद एक कास्ट बनने लगता है। तो स्थिति जहाँ की तहाँ रह जाती है, कोई सार्थक परिवर्तन होता नहीं, कोई दूरगामी परिवर्तन होता नहीं। ये भारतीय समाज की विडंबना है कि यूरोप के प्रभाव में यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं
और वो मानते हैं ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक अच्छा ट्रेंड है। कास्ट के तो वो विरोधी थे ही, वो तो जाति तोड़ आंदोलन के पक्षधर रहे थे। तो वो उनका कहना था कि क्लास इमर्ज कर रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्लास जो होते हैं वो जब शक्तिशाली होते हैं तो ये खुद कास्ट में परवर्ट होने लगते हैं, विकृत होने लगते हैं, और इसलिए समस्या का कोई समाधान हो नहीं पाता। तो अब इसको कैसे हम करें, इन सोसाइटी को कास्ट के प्रकोप से मुक्त करके क्लास की सकारात्मक धारणा को कैसे बढ़ावा दें, उसको कैसे स्थायी बनाएं, ये भारतीय समाज के सामने, भारतीय राजनीति के सामने एक चुनौती है, और इस पर भी उन्होंने विचार किया। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि उस समय भारत का विभाजन हो गया था। लोहिया जी अंतर्राष्ट्रीय विषयों के भी बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने जब वो जर्मनी में थे तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के डेलिब्रेशंस में, उसकी गोष्ठियों में भाग लिया था, उसके विचार सत्रों में भाग लिया था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विषयों की भी उनकी बहुत अच्छी जानकारी थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत अच्छे विद्वान थे। उसी समय भारत का विभाजन हुआ था और ज़्यादातर समाजवादी जो विचारक थे वो भारत विभाजन से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि इसको टाला जा सकता था। कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने जिम्मेदार माना। उनकी किताब ही एक है, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से कुछ गलतियां हुई जिसके कारण पार्टीशन हुआ। कुछ पाकिस्तान की साइड में भी कुछ जिद्दीपन देखने को मिला। इन सब कारणों से भारत का पार्टीशन हुआ। लेकिन अब ठीक है, जब पार्टीशन हो गया, लेकिन दोनों देश कभी एक ही तो थे, और इसलिए उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उसमें बहुत कुछ एक जैसा है। तो इसलिए उनको एक अच्छे पड़ोसी की तरह तो रहना ही चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कॉन्फेडरेशन की बात की कि भारत और पाकिस्तान का एक परिसंघ बन जाना चाहिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके वे पक्षधर थे, और वो मानते थे कि इस तरह से दोनों देश अलग रहते हुए भी एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। तो एक तो उनका ये विचार था, और दूसरा वो उस समय क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था 1950 के आसपास, और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी वो बहुत ही संघर्षग्रस्त थी, तनावग्रस्त थी। तो लोहिया जी का ये मानना था कि भाई ये जो दौर है उग्र राष्ट्रीयता का, इसके स्थान पर हमें विश्व सरकार और विश्व संसद की भावना का विस्तार करना चाहिए। हम लोग राष्ट्रीयता एक सीमा तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी कभी कभी उठना पड़ता है। बल्कि जब 4 पिलर स्टेट की उन्होंने बात की तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसका एक 5वां खंभा भी होगा, और वो 5वां खंभा जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। तो उनका ये मानना था कि संपूर्ण मानवता के कल्याण पर विचार करना चाहिए। हमें केवल अपने अपने देश, अपने अपने राष्ट्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर एक विश्व दृष्टि होनी चाहिए। हमारी सोच कॉस्मोपॉलिटन भी होनी चाहिए, और उसको बढ़ावा देने के लिए हम इस बात की तरफ ध्यान दें कि वर्ल्ड पार्लियामेंट या वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी जो धारणाएं हैं, इनको कैसे चरितार्थ किया जा सकता है। यूरोप में ये धारणाएं तो इमैनुअल कांट के समय से रही हैं, 18वीं शताब्दी से। लोहिया ने कहा कि ये लेकिन कभी ठीक से चरितार्थ नहीं हो पाई। उन्हीं दिनों यूनाइटेड नेशंस बना था, तो उनको उम्मीद थी कि शायद ये भावना और प्रबल होगी। तो इसलिए उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट और वर्ल्ड गवर्नमेंट की धारणा का पक्ष पोषण किया, और उनका ये मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वे शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण होने चाहिए। ऐसा उनका विचार था।
तो एक तरह से वो मानते थे कि जितने भी संसार के देश हैं वे आपस में एक संघ बनाएं, कोalition बनाएं और छोटे मोटे विवाद अपना हल करते रहें। लेकिन उस समय नेहरू जो जिस विदेशी मामलों में जो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे थे, प्रतिपादन कर रहे थे, लोहिया जी उसके खिलाफ थे। उनका वे नॉन अलाइनमेंट को कोई अच्छा विचार नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि हमारे कुछ अच्छे और सच्चे दोस्त होने ही चाहिए। सब लोग नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अच्छे सच्चे दोस्त होने चाहिए, और नॉन अलाइनमेंट के नाम पर हमारा कोई दोस्त ही ना बने ठीक से, जो कि कल को मुसीबत के समय हमारा साथ दे सके, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए वो ये मानते थे कि हमारे कोई कुछ स्ट्रांग एलीज होने चाहिए, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइसिस की स्थिति में हमारे साथ खड़े हों। नॉन अलाइनमेंट के विचार से उस दिशा में काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो नॉन अलाइनमेंट की धारणा को भी कोई बहुत उसके पक्षधर नहीं थे। अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया कि अगर हमें समाज को, राष्ट्रीय समाज को और अंतर्राष्ट्रीय समाज को अगर एक नई दिशा देनी है तो हमें 7 क्रांतियां करनी पड़ेंगी। क्रांतियों से मतलब 7 बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिसको सप्त क्रांति का विचार कहा जाता है। सप्त क्रांतियां हो जाएं तो राष्ट्रों की और विश्व की एक नई संरचना सामने आएगी, जो कि मानवता के लिए और सभी देशों के लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगी। तो वो सप्त क्रांतियाँ क्या हैं? पहली क्रांति हो कि स्त्री और पुरुषों में समानता के सिद्धांत को हम स्वीकार करें, इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। पहली चीज़, पहला, क्योंकि स्त्रियों की दशा बड़ी ख़राब है, उनको सेकंड ग्रेड सिटीज़न माना जाता है। तो पहली क्रांति, पहला बड़ा परिवर्तन तो करना है कि स्त्री और पुरुष की समानता के सिद्धांत को स्थापित करना है। फिर जाति को समाप्त करना है, जाति को तोड़ना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट, जिसके कारण तरह तरह के भेद पैदा होते हैं, विषमताएं पैदा होती हैं। तो जाति को समाप्त करना ये दूसरी क्रांति है। फिर साम्राज्यवाद को समाप्त करना ये तीसरी क्रांति है, जो कि उस समय हो रहा था, यद्यपि कुछ देश अभी भी गुलाम थे। तो साम्राज्यवाद भी एक बहुत बड़ी बुराई है, इसको भी समाप्त करना है। तो साम्राज्यवाद भी को समाप्त करना एक तीसरी क्रांति हुई। अनेक प्रकार की जो विषमताएं हैं, जैसे रंग भेद है या वर्ग भेद है, ये सारी विषमताएं समाप्त होनी चाहिए। तो इसलिए विषमताओं का उन्मूलन ये भी एक क्रांति है। फिर व्यक्ति की गरिमा, उसकी जो डिग्निटी है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यक्ति के जीवन में राज्य या समाज का अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो, एक क्रांति ये करनी है ना। अपोजिशन टू द इंटरफेरेंस इन द प्राइवेट लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे, उनका जो अपना क्षेत्र है वहाँ पर किसी का अनाधिकार प्रवेश ना होने पाए। तो ये भी होना चाहिए, ये भी एक प्रकार की क्रांति है, क्योंकि राज्य की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, समाज की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है। तो ये भी एक परिवर्तन करना है। फिर वो कहते हैं कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए, एक क्रांति ये कि जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, इनका अंत होना चाहिए। निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट जिसको कहते हैं, ये भी एक क्रांति होनी चाहिए। संसार में इतने हथियार बन गए हैं बड़े घातक, जो कि किसी भी समय संपूर्ण मानवता का विनाश कर सकते हैं। तो इसलिए आर्म्स और वेपन को समाप्त करना, यानी डिसआर्मामेंट करना, एक क्रांति ये है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो अर्थ रचना है समाज की, प्लानिंग के विचार के आधार पर एक नए समाज की रचना होनी चाहिए।
योजना के आधार, उस समय योजना का सिद्धांत विचार आ ही चुका था, भारत में चल भी रही थी पंचवर्षीय योजनाएं। तो उनका ये मानना था कि इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विषमता को और आर्थिक शोषण को और किसानों और मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास होना चाहिए। तो एक क्रांति है। तो इस प्रकार से लोहिया ने इस सप्त क्रांति के द्वारा राष्ट्रीय जीवन और अंतर्राष्ट्रीय जीवन को एक नया स्वरूप प्रदान करने का विचार प्रतिपादित किया। तो ये सब राम मनोहर लोहिया के मुख्य विचार हैं। तो हमने देखा कि दोनों ही, बल्कि तीनों ही, यद्यपि एक स्टेज पर जयप्रकाश नारायण ने भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसका भी परित्याग कर दिया और उन्होंने एक कम्युनिटेरियन पॉलिटी की धारणा प्रतिपादित की। लेकिन लोहिया और नरेंद्र देव और इसी तरह से और भी कई लोग, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, कई और लोग थे जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को भारत के नव निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। और वो कांग्रेस के इसलिए आलोचक थे क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद पूंजीपतियों और जमींदारों के अधिकारों की ज़्यादा पक्षधर बन चुकी है। अब ये बात कितनी सही है नहीं है ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन इन लोगों का ये कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो रूस और चीन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं भारत में, और भारत का एक अपना मार्ग होगा। भारत का कल्याण ना तो सोवियत संघ को कॉपी करने में है, ना चीन को कॉपी करने में। तो इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनसे भी कतई असहमत थे, और कांग्रेस पार्टी के भी कटु आलोचक थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूंजीपति वर्ग के पक्ष में ज़्यादा झुकती हुई दिखाई पड़ रही। तो इस तरह से भारतीय समाजवाद में ये तीन मुख्य विचारक हुए, और तीनों ने समाजवाद की विचारधारा का अपने अपने तरह से भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन किया। ये उन सब का योगदान है, उनकी महत्ता है।